अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 234 कोई तो है। लैला ने पाहूजा साहब की बात सुनकर कुछ पल खामोश रहने के बाद पूछा, कैसा जरूरी काम है सर? तब पाहूजा साहब ने कहा, देखो वो मैं तुम्हें ऐसे फोन पर नहीं बता सकता। लैला ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं मौका निकालकर आपसे मिलती हूँ सर। पाहूजा साहब ने कुछ उलझे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम है तुम अभी काफी बिजी हो, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि ये बात तुम्हारे अलावा किसी और से कह नहीं सकता हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में सुजॉय से बात करनी चाहिए, लेकिन बेटा बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ है पता नहीं सुजॉय इन बातों को कैसे ले। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। लैला ने उनकी इतनी परेशान आवाज सुनी तो उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, जो भी प्रॉब्लम है ना सर, हम साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। बस आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पाहूजा साहब ने जवाब में कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लैला। उसके बाद लैला ने कुछ और इधर उधर की बातें करके कॉल रख दिया, लेकिन उसका मन अभी भी पाहूजा साहब की बातों में ही अटका था। ऐसी क्या बात हो गई जो सर इतने परेशान थे? अभी वो सोच ही रही थी कि तभी मारिया अंदर आई तो उसे ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर बोली, आपकी बात हुई सुजॉय सर से? मारिया ने पूछा तो जैसे लैला को भी ध्यान आया। पाहूजा साहब से बात करते हुए वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि उसने सुजॉय के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। उसने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मारिया, मेरी सुजॉय साहब से बात नहीं हुई, वो घर पर भी नहीं है। मुझे उनसे जल्दी मिलना कितना जरूरी था। अच्छा, एक बार फिर रात में कॉल करके देखूंगी, शायद उनसे बात हो जाए। मारिया ने जवाब में किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, जब आपको अभी कहीं नहीं जाना तो मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। मारिया के जाने के बाद अभी लैला सोफे की बैक से सिर टिकाए हुए आंखें मूंदे बैठी ही थी कि तभी फोन की रिंग से उसका ध्यान टूटा। उसने आंखें मूंदे हुए ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ सुहाना थी। सुहाना ने उसकी हेलो की आवाज सुनते ही कहा, तुम्हारी शूटिंग क्या खत्म हो गई? तुम तो सेट पर झलक दिखाने भी नहीं आ रही हो। तुम्हारे 2-3 शॉट्स अभी बाकी हैं, तुम्हें याद है ना? उसकी शिकायत सुनकर लैला ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने कहा था ना कि मुझे होली पार्टी से 2 दिन पहले वो शॉट्स पूरे करने हैं, तो मैं कल आने ही वाली हूँ। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें यही याद दिलाना चाह रही थी कि 2 दिन बाद होली पार्टी है और उसमें तुम आ रही हो। लैला ने थके थके अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना सुहाना, मैं होली सेलिब्रेट नहीं करती। तब सुहाना ने कुछ जिद भरे अंदाज में कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे होली सेलिब्रेट न करने के पीछे क्या रीजन है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इंडस्ट्री में ऐसे मौके छोड़ते नहीं है। न जाने कितने ही ऐसे लोग आएंगे जिनसे तुम मिलोगी तो वो आगे जाके तुम्हारे काफी हेल्पफुल रहेगा। और फिर माया को तो तुम जानती ही हो, उसे बुरा लगेगा कि उसने इतनी बड़ी पार्टी दी होगी और उसकी फिल्म की हीरोइन ही उसमें शामिल नहीं हो रही है। और अगर तुम आती हो तो हम सबको अच्छा लगेगा। प्लीज लैला, प्लीज पार्टी में आ जाना। सुहाना ने इस तरह से जिद करते हुए कहा कि लैला चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। उसने हार कर हथियार डालते हुए कहा, ओके बाबा, मुझे मालूम है मैं जब तक हाँ नहीं करूंगी ना तुम तब तक मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हो। चलो पार्टी में आऊंगी, कहकर उसने कॉल रख दिया। न जाने करियर के चक्कर में मुझे कौन कौन से ऐसे काम करने होंगे। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी सुहाना, वरना मेरा भगवान जानता है कि मुझे इस होली के नाम से कैसी दहशत सी महसूस होती है। मारिया कॉफी बनाकर ले आई थी, लेकिन लैला को न जाने क्यों चैन ही नहीं मिल रहा था। उसे रह रहकर पाहूजा साहब की बातें ध्यान में आ रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पाहूजा साहब कुछ ज्यादा ही टेंशन में हैं। मुझे उन्हें मिलने के लिए टालना नहीं चाहिए था। सोचते हुए उसने घड़ी देखी, अभी तो 9 ही बजे हैं। मुझे मैंशन पर जाकर पाहूजा साहब से मिल लेना चाहिए। ये ख्याल आते ही लैला एकदम से उठकर तैयार होने चली गई। लगातार शूटिंग और लैला की वजह से दिव्या काफी टेंशन में थी, इसीलिए उसने आज पब जाने का डिसाइड किया था। उसने पार्थो को साथ चलने के लिए कहा तो पार्थो ने काम की वजह से साफ मना कर दिया।
दिव्या एक बार फिर से चिढ़ गई थी। उसने मेघा को कहा, कोई बात नहीं, आज सिर्फ मैं और तुम पार्टी करने चलते हैं मेघा। मेघा की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। दोनों तैयार होकर शाम होने से पहले ही शहर के सबसे बड़े पब में पहुंच चुकी थी। लाउड म्यूजिक और डांस फ्लोर पर थिरकते लोगों को देखकर दिव्या वाकई शूटिंग और लैला की टेंशन भूलने लगी थी। फ्लोर पर डांस करते हुए उसने मेघा से कहा, मेरे लिए एक और ड्रिंक ला दो मेघा। लेकिन मेघा ने उसकी हालत देखते हुए कहा, मैम आप ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर चुकी हैं, मुझे नहीं लगता आपको अब और पीना चाहिए। ओ मेघा कम ऑन, मुझे आज मत टोको, आज मेरा फुल ऑन पार्टी करने का मूड है, जाओ जाकर ड्रिंक लेकर आओ। दिव्या को ऐसे जिद करते हुए देखकर मेघा बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। नशे में झूमते हुए दिव्या ने जैसे ही एक डांस स्टेप के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, वैसे ही वो किसी से जा टकराई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फिल्म का प्रोड्यूसर था। उसने सॉरी के बाद कहा, अच्छा हुआ जो तुम थे सुधीर, वरना मुझे लगा कि अभी पता नहीं मुझे किससे बहस करनी पड़ेगी। सुधीर ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी रंगीन शाम में तुम्हारे जैसी सुपरस्टार से टकरा जाना बेहद खूबसूरत एहसास है। अब इस हसीन शाम को कौन बेवकूफ बहस करके जाया करना चाहेगा। दिव्या ने महसूस किया कि सुधीर की आंखों में उसे देखते ही एक अजीब सी चमक उभर आई थी। खुद दिव्या भी काफी नशे में थी और सुधीर भी अच्छे से समझ गया था। उसने दिव्या के साथ कुछ स्टेप करते हुए कहा, तुम काफी थकी थकी लग रही हो, अब अगर तुम चाहो तो हम कुछ देर यहीं पब के ऊपरी हिस्से में आराम कर सकते हैं। मैंने वहां एक कमरा बुक कर रखा है। हालांकि ये बात सुधीर ने काफी कैजुअल वे में कही थी, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी दिव्या अच्छी तरह से समझ रही थी कि सुधीर उसे ऊपर क्यों ले जाना चाहता है। दिव्या ने सुधीर को बढ़ावा देते हुए कहा, यू नॉटी बॉय, तो तुम मेरी टेंशन दूर करना चाहते हो। सुधीर भी अब तक उसका ग्रीन सिग्नल समझ चुका था। उसने हल्के से उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, कभी कभी ना मुझे तुमसे जलन होती है दिव्या, इतनी खूबसूरत लेडी और उतनी ही समझदार भी। दिव्या अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो चुकी थी। उसने सामने से आती हुई मेघा से कहा, मेघा ये ड्रिंक तुम ले लो, मैं सुधीर के साथ थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ। और हाँ, अगर मुझे देर होना तो तुम घर चली जाना, मैं सुधीर के साथ आ जाऊंगी। मेघा उसका इशारा समझ चुकी थी। उसने दिव्या को बाय कहा और ड्रिंक लिए वापस बार काउंटर पर आ गई। इधर पाहुजा मैंशन में पाहुजा साहब ने जब से जेनी के साथ किसी लड़के को देखा था, तब से वो काफी चौकन्ना हो गए थे। उस रात के बाद उन्होंने कल भी जेनी के कमरे के पीछे गार्डन में जाकर चेक किया था, लेकिन उन्हें कल वैसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। मगर पाहुजा साहब अपने आप को आज भी चेक करने से रोक नहीं पाए थे। अभी वो जेनी के कमरे के पीछे पहुंचे ही थे कि वो फिर से चौंक गए। आज भी जेनी के कमरे से उसी लड़के की आवाज आ रही थी। वो तेजी से मैंशन के अंदर चले आए। तेज तेज चलकर जेनी के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने खुद से कहा, आज मुझे किसी भी हालत में देखना है कि आखिर जेनी ऐसे छुप छुप कर किससे मिल रही है। उन्होंने आव न देखा ताव बस सीधे जेनी का दरवाजा नॉक कर दिया। अंदर से जेनी की घबराई हुई सी आवाज आई, कौन 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 है? पाहुजा साहब ने सख्त लहजे में कहा, दरवाजा खोलो जेनी, मैं हूं। पाहुजा साहब की आवाज पहचानते ही कुछ देर अंदर खामोशी रही। फिर जब कुछ देर बाद जेनी ने दरवाजा खोला तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। पाहुजा साहब ने वहीं दरवाजे से ही कमरे के अंदर झांकते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम? उन्हें ऐसे सवाल करता हुआ देखकर जेनी कुछ घबरा सी गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी अंकल। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कमरे में और कौन है? ये सुनते ही जेनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे कमरे में सिर्फ मैं हूं अंकल, और कौन हो सकता है? उसे इस तरह इनकार करते हुए देखकर पाहुजा साहब ने लगभग जबरदस्ती अंदर आते हुए कहा, नहीं जेनी, अंदर कोई तो था तुम्हारे साथ जिसकी अभी आवाज आ रही थी। सच सच बताओ जेनी, वो कौन है? पाहुजा साहब के ऐसे डायरेक्ट पूछने पर
जेनी को लगा कि जैसे अब उसका भेद खुल जाएगा। उसने मन ही मन कहा, माइकल को यहाँ किसी और ने नहीं देखा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिर्फ पाहूजा अंकल ने ही उसकी आवाज सुनी है। ऐसे में अगर मैं उन्हें छुटला दूं तो शायद बच सकती हूँ। ये ख्याल आते ही जेनी ने एकदम किसी विक्टिम की तरह रुआसी आवाज में कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ अंकल, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो हॉस्पिटल से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरे कमरे में और कौन हो सकता है भला? पाहूजा साहब लगातार खिड़की दरवाजे के पीछे चेक करते हुए बोले, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि अब भी तुम्हारे साथ कोई ना कोई था। साहब को इतने यकीन से कहता देखकर जेनी अब अपना ड्रामा शुरू कर चुकी थी। उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, अंकल आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? तब तक पाहूजा साहब हर उस जगह ढूंढ चुके थे जहां कोई छुपा हो सकता था, लेकिन उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। उन्होंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं शक नहीं कर रहा जेनी, पूरा यकीन है मुझे, और तुम देखना मैं ये बात साबित करके रहूंगा। अभी पाहूजा साहब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लॉबी में किसी की आहट सुनाई दी। उनके साथ साथ जेनी की नजरें भी उस तरफ उठी तो सामने लैला को देखकर दोनों ही चौंक से गई। उसे देखते ही जेनी की भवें तन सी गईं। उसने कुछ सख्त लहजे में पूछा, लैला तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? लैला ने आते हुए जो कुछ भी सुना था उसके बाद वो जेनी के सवालों का जवाब देने की बजाय उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने पाहूजा साहब की तरफ एक नजर देखा, उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। लैला ने वक्त की नजाकत को देखते हुए धीरे से जवाब दिया, वो मुझे सुजॉय साहब से एक इंटरव्यू के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। उसके कहने पर जेनी ने फिर उसी लहजे में कहा, इतनी रात को? क्या कल सुबह का सूरज नहीं निकलने वाला था क्या? पाहूजा साहब ने जब देखा कि जेनी अब लैला के पीछे पड़ी जा रही है तो उन्होंने एकदम से जेनी से ध्यान हटाकर लैला से कहा, सुजॉय तो अभी तक नहीं पहुंचा है लैला, तुम चाहो तो थोड़ी देर रुककर उसका इंतजार कर सकती हो। चलो हॉल में चलकर बैठते हैं। कहकर वो वहां से वापस हॉल की तरफ बढ़ गए, जबकि जेनी ने उनके जाते ही मन में सोचा, आज तो बाल बाल बचे। भले ही लैला के इस वक्त आने से मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके आने से पाहूजा अंकल का ध्यान तो कम से कम मुझ पर से हटा। और फिर वो तो ऐन वक्त पर मैंने माइकल को भेज दिया था, वरना आज तो अंकल ने मुझे पकड़ ही लिया था। उधर पाहूजा साहब लैला को लिए हॉल में आ गए थे। उन्होंने उसे बैठने का इशारा करते हुए धीरे से कहा, इस वक्त कोई भी सवाल मत करना। तुम मुझे कल सुजॉय के सेट के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलना, मैं तुम्हें वहीं सारी बातें बताऊंगा। लैला ने उनकी बात सुनते हुए धीरे से सिर हिला दिया। फिर दोनों शूटिंग की बातें करने लगे थे। दोनों ने ही महसूस किया कि जेनी बहाने बहाने से वहां हॉल के कई चक्कर काट चुकी थी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पार्किंग से सुजॉय की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। पाहूजा साहब ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, अरे लगता है सुजॉय आ गया। तभी उन दोनों ने देखा कि जेनी तेजी से बाहर की तरफ लपकी। थोड़ी ही देर में जब सुजॉय वापस लौटा तो लैला ने देखा कि जेनी उसके हाथों में हाथ डाले उसके साथ अंदर चली आ रही है। लैला ने ये देखकर पर बस ही अपनी आंखें झुका ली, जबकि लैला को अपने घर में देखकर सुजॉय कुछ चौंक सा गया। लैला तुम, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसे लैला के बारे में इतनी फिक्रमंदी से पूछता हुआ देखकर जेनी का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर जा पहुंचा था, जबकि लैला ने धीरे से कहा, हाँ वो एक्चुअली मैं सुधांशु से इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करने आई थी सुजॉय साहब। ये सुनकर सुजॉय ने जेनी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और फिर वहीं सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ बोलो ना। जेनी की बेचैनी लैला की नजरों से छुपी नहीं रह सकी थी। उसने एकदम से उठते हुए कहा, बस कोई फ्री टाइम बता दीजिए जब हम दोनों ही सुधांशु को इंटरव्यू दे सके, वरना उस शख्स का कोई ठिकाना नहीं है कि वो इस कीज में मेरे बारे में और क्या क्या नेगेटिव खबरें पब्लिश करवाता फिरेगा। सुजॉय ने उसकी बातें गौर से सुनी और फिर कहा, ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखकर कोई फ्री टाइम देखता हूँ और फिर इन्फॉर्म करता हूँ तुम्हें। थैंक यू सुजॉय साहब, मैं अब चलती हूँ। कहकर उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से बाहर की तरफ निकल गई।
क्योंकि उसे जेनी का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि अब अगर उसने थोड़ी भी देर की तो शायद जेनी गुस्से से फट पड़ेगी। अभी वो पार्किंग से होते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सैंडल के नीचे कुछ ऊंचा सा पड़ गया, जिससे वो एकदम से लड़खड़ा गई। लॉन की धीमी धीमी लाइट में उसने झुककर देखा तो चौंक सी गई। वो एक नोट का बंडल था जिसमें 100 के ढेर सारे नोट थे। ये पैसे यहाँ किसके गिर गए हैं? उसने झुककर वो बंडल उठाया और वहीं ठिठक सी गई। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।